नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 4 जून 2023 ईस्वी और आज हम लोग 2 दिन का, कल का भी, 3 का भी और 4 का भी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू और दैनिक जागरण के, उसको डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक हैं और थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको बताना ज़रूरी है और वो स्टैटिक का भी भाग है, स्टैटिक पोर्शन का वो भाग हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिए जिससे आपके बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाए। हो सके कोई पढ़ने लिखने वाला हो तो शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को जहाँ भी संभव हो सके। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे अच्छे न्यूज़ मिलेंगे आपको। पता ही होगा आपको कि एक भीषण ट्रेन हादसा हुई है उड़ीसा के बालासोर में। बहुत ही दुखदाई चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे लोग, 300 करीब में लोगों की मृत्यु हो गई है और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। आज़ाद भारत में अगर मृत्यु के आंकड़ों पर देखें तो शायद आई थिंक दूसरा सबसे बड़ा हादसा होगा। इससे पहले भी एक बार हुई थी जिसमें डीरेल होकर पुल से गिर गई थी ट्रेन और उसमें करीब 800 से 900 लोग मारे गए थे। तो इस न्यूज़ में अपने लिए क्या काम की है, तो 2 चीज़ अपने लिए काम की है। एक तो पीटी फैक्ट में वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो कहाँ से जा रही थी? कोलकाता के यशवंतपुर से कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो चेन्नई तक जा रही थी। 2 ट्रेन, 2 यात्री ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन टकराई है। 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है वहाँ पर। ओके, पहले 2 ट्रेन टकराई। गुड्स ट्रेन पर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है और एक और यात्री ट्रेन है, ये दोनों ही टकराए हैं और उसके बाद से हादसा हुआ। तो इसमें हमारे लिए काम का क्या है? एक कवच, जो क्या है, जिसका मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया कि कवच सिस्टम हमने बनाया है। इस कवच सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अद्वितीय सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ी दुखदाई चीज़ ये है कि कोरोमंडल रूट पर, जो सबसे बेहतरीन रूटों में से एक मानी जाती है ट्रेन की, उस पर ये कवच सिस्टम लागू ही नहीं है। कवच सिस्टम को पूरे देश में जितने ट्रेन हैं और जितने क्रॉसिंग हैं उन सब जगहों पर लागू करने में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए का। पिछले साल के बजट फंडिंग में सरकार ने मात्र 230 करोड़ रुपए दिए थे। किसके लिए? कवच फंड, कवच को इंस्टॉल करने के लिए। कहाँ 230 करोड़, कहाँ 1 लाख करोड़। लेकिन प्रचार प्रसार तो खूब हुआ है। हमें कवच सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कुछ समय पहले का ये न्यूज़ है। क्या है कि हाल ही भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था। कवच प्रणाली की घोषणा वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में की गई थी। वर्ष 2022 से सुरक्षा और क्षमता की वृद्धि हेतु लगभग 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रणाली के तहत लाने की योजना है। कवच क्या है? यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली है ना के नाम से 2012 से विकासशील है, जिसे आर्मर या कवच का नाम दिया गया है। क्या होगा? 2 ट्रेनें अगर आमने सामने आ जाएंगी तो ये कवच प्रणाली क्या करेगा? दोनों के ब्रेक पर भी नियंत्रण लाता है और दोनों के ड्राइवरों को भी अलर्ट भेजता है कि ट्रेन सामने है, आप रुक जाइए। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरण का एक सेट है जो लोकोमोटिव तथा सिग्नल सिस्टम के साथ पटरियों पर भी स्थापित होता है। वे ट्रेनों को नियंत्रित करने के लिए अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा ड्राइवरों को सतर्क भी करते हैं। ये सभी प्रोग्राम के आधार पर होते हैं। ओके, TCAS या कवच में यूरोपीय सुरक्षा, ट्रेन सुरक्षा एवं चेतावनी प्रणाली, स्वदेशी एंटी कोलिजन डिवाइस जैसे परीक्षण किए गए प्रमुख घटक पहले से ही शामिल हैं। इसे भविष्य में हाईटेक यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 जैसी विशेषताएं भी होंगी। कवच प्रणाली काम कैसे करता है हम लोग उसको देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि कवच जो है वर्तमान स्वरूप सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 नामक उच्चतम स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीय मानक का पालन करता है। SIL 2 स्वैच्छिक मानकों के साथ खतरनाक कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदर्शन आवश्यकताओं को मापने हेतु संयंत्र मालिक संचालकों द्वारा उपयोग किया जाता है। क्या है कि नए रूप में भारत कवच को एक निर्यात योग्य प्रणाली के रूप में स्थापित करना चाहता है जो दुनिया भर में प्रचलित यूरोपीय प्रणाली के एक सस्ता विकल्प है। देखिए, ट्रेन सुरक्षा के लिए अभी यूरोपीय सिस्टम का उपयोग किया जाता है जिसको हम भी उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम स्वदेशी को विकसित कर लेंगे तो हम उसको बाहर और भी दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, वो भी फिर अपने यहाँ हमारी प्रणाली कवच का उपयोग कर सकेंगे। जबकि अब कवच अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी को उपयोग करता है। इसे 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मतलब 4G तकनीक के साथ
संगत और वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन प्रयोग के लिए काम चल रहा है। इस पर सिस्टम को ऐसा बनाने के लिए काम जारी है कि यह विश्व स्तर पहले से स्थापित अन्य सिस्टम के साथ संगत हो सके। देखो ये काम कैसे करता है, दो ट्रेनें चलते हुए एक दूसरे के साथ रेडियो कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, जिससे क्या होता है, अगर वो एक ही पटरी पर होंगे तो अलर्ट भेजा जाता है ड्राइवर को, और इस पर ये डिवाइस लगा हुआ रहेगा। यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये अलर्ट भेजेंगे ड्राइवर को कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आप संभल जाइए, या तो ब्रेक लगाना होता है या ट्रैक चेंज करने का ऑप्शन प्रदान किया जाता है। इसका ध्यान रखेंगे। किस पर काम करता है ये, तो रेडियो कम्युनिकेशन पर ये काम करता है मुख्य रूप से। लेकिन मुख्य दिक्कत ये है ना कि अभी पूरे देश में इसको इंस्टॉल नहीं किया गया है। और जो विशेषज्ञ हैं कवच से रिलेटेड, वो क्या बताते हैं ना कि जब तक देश के हर ट्रेन पर, सभी ट्रेनों पर, हर सिग्नल पर, हर स्टेशन के आसपास इस प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा, ये प्रणाली 100% कारगर नहीं होगी। अगर आप कुछ ट्रेनों पर इसको केवल लगा देंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। कोरोमंडल जैसे इंपॉर्टेंट रूट पर इसको लगाया ही नहीं गया था, बस प्रचार करने की चीज़ आ जाती है। प्रचार पर आप 3000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा कभी कभी बोलना चाहिए। और कवच प्रणाली के लिए 230 करोड़ एलोकेट किया गया था मात्र, ये तो अन्याय होता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। अगला टॉपिक क्या है, अगला है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात, मतलब भारत से जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं ना, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इनका निर्यात धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि 2020 में कोरोना के बाद से चीन की बहुत सारी, जो चीन में जो कंपनियां थी अलग अलग दुनिया भर की, वो छोड़कर 2 देशों में स्थापित हो रही है। एक हो रही है वियतनाम में और एक हो रही है भारत में। इन 2 देशों में वहाँ से कंपनियां आ रही हैं। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे सवाल ये पूछा जाए क्या भारत में लगातार पिछले 2 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग बढ़ता जा रहा है, तो बिल्कुल बोलेंगे आप, बिल्कुल सही, हमारा निर्यात इसमें बढ़ रहा है। लगातार शब्द याद रखिएगा, क्योंकि इसी तरह से सवाल फंसाए जाते हैं। और मार्च 2023 है उसमें 22.69 अरब डॉलर का हमने व्यापार किया, एक्सपोर्ट किया है, मूलतः एक्सपोर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। पहले जो मोबाइल पर आपको मेड इन चाइना मिलता था, वो मेड इन इंडिया मिलेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, क्या हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होते हैं? नहीं, असेंबल किया जाता है। असेंबल का मतलब क्या होता है, जैसे कंप्यूटर है, उसका डिस्प्ले हम खरीद के लाए कहीं और से, माइक्रो प्रोसेसर कहीं और से खरीद के लाए, उसमें जो चिप लगते हैं माइक्रो प्रोसेसर तो वही हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहीं और से खरीद के लाए, मदरबोर्ड कहीं और से खरीद कर लाए, उन सबको हमने एक में जोड़ दिया, फिर हमने कंप्यूटर को एक्सपोर्ट कर दिया। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं, ये असेंबल करना हो गया। जैसे मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी का निर्माण होता है चाइना में, मोबाइल का ब्लूटूथ वगैरह का निर्माण होता है कहाँ पर, तो वियतनाम में, मोबाइल का प्रोसेसर का निर्माण होता है ताइवान में। हमने उन सब को इकट्ठा किया एक जगह, और हमने क्या किया, उनको असेंबल करके मोबाइल को एक्सपोर्ट कर दिया। ये क्या कहलाता है? ये असेंबल कहलाता है। तो जब आपसे क्रिटिकल एनालिसिस पूछे तो आप उसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हम असेंबल कर रहे हैं, अभी भी हम निर्माण नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं अभी भी हम। इस चीज़ को, 2 शब्दों को ध्यान रखिएगा। इसे पीटी फैक्ट योग्य ही थे। आगे चलते, अगला न्यूज़ अपने काम का है। सप्लाई चेन समझौते से मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत। सप्लाई चेन समझौता किसके बीच में हुआ है भाई? एक संस्था का नाम नोट कीजिएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का गठन 14 देशों ने मिलकर किया है। इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के आर्थिक दबदबे को खत्म करने के उद्देश्य से बनाए गए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बीच सप्लाई चेन के समझौते से भारत को कई फायदे मिलने जा रहे हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने बोला है कि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उन 14 देशों के नाम एक बार देख लीजिए। नाम क्या है उनके? नाम है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम। ये क्या है? ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश हैं, मुख्यतः इंडो पैसिफिक। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हम बना रहे हैं। अब इस क्षेत्र में चीन को छोड़कर बाकी सभी बड़े देशों को हमने शामिल कर लिया। हमने बोला कि हम खुद में सप्लाई चेन बना लेंगे, जिससे क्या होगा, चीन पर जो डिपेंडेंसी है हमारी, वो समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। बीते सप्ताह ही हुआ है IPAF से जुड़े हुए देशों में सप्लाई चेन को लेकर समझौता। सेमीकंडक्टर समेत कई महत्वपूर्ण विषयों को उत्पादन केंद्र बनने की संभावना है। कुशल युवा आबादी को देखते हुए समझौते का फायदा भारत को ज़्यादा लाभ होने की उम्मीद है। अब हम इस संस्था के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है न्यूज़ है यहाँ पर कि हाल ही में उद्योग मंत्री ने अमेरिका में हिंद प्रशांत आर्थिक क्षेत्र मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया था, जहां भारत ने निष्पक्ष व लचीला व्यापार स्तंभ से दूर रहने का फैसला लिया। भारत 4 स्तंभों में से 3 पर सहमत हुआ है। कौन कौन से? पहला स्तंभ है इसका आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, भ्रष्टाचार, और क्या है? और है स्वच्छ ऊर्जा। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा क्या है?
यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशी आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। IPEF को 12 देशों के प्रारंभिक भागीदारों के साथ लॉन्च किया गया था, जो सामूहिक रूप से विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% हिस्सा रखते हैं। जिन 12 देशों के साथ शुरू किया गया था, अब तो 14 स्तंभ हैं, इसके 14 देश हैं सदस्य, वो 12 देश उसमें से दुनिया के GDP का 40% कंट्रोल करते हैं। IPEF एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, लेकिन सदस्यों को उन हिस्सों पर बातचीत करने की अनुमति देता है जो वे चाहते हैं। IPEF के 4 स्तंभ हैं। अब इन चारों स्तंभ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। आपूर्ति श्रृंखला, प्रत्यस्था लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और आधारभूत संरचना, कराधान व भ्रष्टाचार विरोधी पहल, निष्पक्ष व लचीला व्यापार। ओके, वर्तमान में भारत हिंद प्रशांत महासागर में स्थित 13 इसके सदस्य हैं। भारत और प्रशांत महासागर में स्थित 13 यानी कि कितने हो गए, 14 सदस्य हैं इसके। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम इसके सदस्य हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक चीज़ मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर चीन को छोड़कर लगभग में सारे बड़े देश शामिल हैं इस क्षेत्र के, है ना। IP पर भारत की स्थिति क्या है? जबकि कुछ देशों ने वार्ता में शामिल होने में रुचि व्यक्त की थी, भारत ने कुछ समय के लिए एक निश्चित स्थिति की घोषणा नहीं की, क्योंकि इनका मानना है कि सदस्य देशों को क्या लाभ मिलेगा और क्या पर्यावरण जैसे पहलुओं पर कोई शर्तें विकासशील देशों के साथ भेदभाव कर सकती है। भारत इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा चिंतित था, इसलिए हमने 3 चीज़ों को केवल माना है। वो 3 चीज़ मैंने ऊपर दिखा दिया आपको। IPEF में प्रस्तावित कुल क्षेत्र भारत के हितों की पूर्ति के प्रतीत नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए IPEF डिजिटल गवर्नेंस का समर्थन करता है, लेकिन IPEF सूत्रीकरण में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जो सीधे तौर पर भारत की घोषित स्थिति के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं। भारत विशेष रूप से किस चीज़ को लेकर चिंतित है? गोपनीयता और डेटा के संबंध में अपने स्वयं के डिजिटल ढांचे और कानूनों को मजबूत करने की प्रक्रिया में ही हम हैं। मूल रूप से अभी आपसे क्या पूछा जाएगा, इंडो पैसिफिक से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं और आप क्या बता सकते हैं, इसके सदस्यों के नाम पूछा जा सकता है आपसे, इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं जहाँ पर ये काम करेगा ये पूछा जा सकता है आपसे, और क्या पूछा जा सकता है, जैसे क्वाड वगैरह का नाम लिखेंगे या सप्लाई चेन की बात आएगी या चीन पर निर्भरता कम करने की बात आएगी, GS1 के पेपर में IR में कोई चीज़ पूछा जाता है तो वहाँ पर आप इसको लिखेंगे कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? तो चीन पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि IPEF जो है ये सबसे अलग कैसे है। IPEF वास्तव में एक व्यापार समझौता नहीं है। कई स्तंभों का प्रावधान प्रतिभागियों के लिए यह चुनने का विकल्प प्रदान करता है कि वो किसका हिस्सा बनना चाहेंगे। आपको अलग अलग प्रावधान दे दिया गया है, आप ये चूज कीजिएगा पहले का हिस्सा बनेंगे, तीसरे का बनेंगे, चौथे का बनेंगे, किसका नहीं बनेंगे। 4 स्तंभ मैंने ऊपर दिखाया तो उसमें 4 में से 3 का कोई बन सकता है, कोई 1 का बन सकता है, कोई 2 का बन सकता है। अधिकांशतः बहुपक्षीय व्यापार सौदे की तरह यह इसमें शामिल होने या छोड़ने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। चूँकि IPEF एक नियमित व्यापार समझौता नहीं है, इसलिए सदस्य हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद सभी 4 स्तंभ के लिए बाध्य नहीं है। आप हस्ताक्षर करके भी 4 के लिए बाध्य नहीं है, बाध्यता नहीं है इस समझौते में। बाध्यता जहाँ पर नहीं होती है वहाँ पर थोड़ी सी लोचशीलता होने के कारण सदस्य देश जो होते हैं वो अपने अपने हितों को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देंगे। इसलिए व्यवस्था के व्यापार से भाग से दूर रहते हुए भारत बहुपक्षीय व्यवस्था के अन्य 3 स्तंभ कौन कौन से, आपूर्ति श्रृंखला, कर व भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा में शामिल हो गया है। आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन, कर व करप्शन फ्री वाला जो है वो, और तीसरा कौन सा है, स्वच्छ ऊर्जा। हमने इन 3 स्तंभों को उसमें से अपनाने की बात कही है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए 2021 का ये सवाल है मेंस का, UPSC का, इससे आपसे भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपको पता नहीं होगा हिंद महासागर वाले में इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के बारे में, तो आप कैसे लिखेंगे इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। बाकी मैंने बहुत सारा कुछ इसमें बता दिया है आपको क्या बेनिफिट हो सकता है इससे। अगर सामान्य शब्दों में हम लोग सोचें तो देखिए अलग अलग जो देश हैं इसमें वो अलग अलग चीज़ों की सप्लाई करते हैं, तो जब उनके साथ हम एक किसी संस्था के सदस्य होंगे तो क्या होगा, सप्लाई चेन मजबूत बनेगा। चीन पर जो हमारी निर्भरता है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर भी वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो IPEC ध्यान में रहेगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है ये ध्यान में रहेगा। इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। अगला टॉपिक क्या है, OPEC प्लस की बैठक शुरू, उत्पादन में कटौती पर सहमति संभव। OPEC प्लस क्या है, OPEC प्लस
अब इसको देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, इसमें से अपने लिए बहुत ही बड़े काम की चीज़ निकलेगी। ओपेक के बारे में पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर डेली पढ़ते पढ़ते बहुत सारे संस्थाएं मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगा, और उन संस्थाओं से जुड़े हुए सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आईआर आपका ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका आईआर का सेक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं ओपेक क्या हो। देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्ष 1960 में सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब व वेनेजुएला जैसे संस्थापक सदस्यों के द्वारा स्थापित ओपेक का वर्तमान विस्तार हुआ है तथा अब 13 देश इसके सदस्य हैं। है क्या दरअसल में, जो बड़े बड़े दुनिया के तेल उत्पादक देश हैं जो तेल का उत्पादन करते हैं, उन लोगों ने बैठकर एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। प्लस में कुछ और देश भी जुड़े हैं। तो इन देशों ने जब ओपेक की स्थापना की तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये तेल के तय कर सकते हैं कि इस महीने कटौती कर देते हम लोग उत्पादन में। तो कटौती से क्या होता है, तेल का दाम बढ़ जाता है, इनको फ़ायदा हो जाएगा। ये प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो तेल का दाम घट जाएगा, है ना। तो ये सारा फैसला ये लोग करते थे आपस में, एक मोनोपोली बनाया था इन्होंने तेल के व्यापार को लेकर, है ना। सदस्य देश कौन कौन है देखिएगा। सदस्य देशों में गौर कीजिएगा कि एशिया से कितने हैं, अफ्रीका से कितने हैं, दक्षिण अमेरिका से कितने हैं, यूरोप से कितने हैं। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई व वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका से कौन सा देश दिखा, वेनेजुएला दिखा आपको। और भी कोई देश दिखा है तो आप ज़रूर बताइएगा कि ये एशिया से कितने देश हैं, अफ्रीका से कितने देश हैं और दक्षिणी अमेरिका से कितने देश हैं। क्या यूरोप का भी कोई सदस्य दिखा है आपको इसमें। इन चीज़ों पर गौर करेंगे तो स्टेटमेंट वहाँ से बनाए जा सकते हैं कि ओपेक में यूरोप के भी देश शामिल हैं। अब मुझे दिखाइए इसमें कौन सा यूरोप का देश है, मुझे बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ओपेक का, इसका है वियना में, ऑस्ट्रिया। वियना का नाम सुना होगा ना, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर रहने के लिए, उसी वियना में इसका हेडक्वार्टर है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, कल को दे देगा कि इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब में है, तो आप मार आएंगे कि तेल वाला देश है तो हो सकता है सऊदी अरब में हो। नहीं, इन सब देशों से बाहर वियना में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक विश्व के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है। इसके सदस्यों का निर्यात वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 60% है। ओपेक प्लस वर्ष 2016 में अन्य 10 संबद्ध प्रमुख तेल उत्पादक देशों को शामिल करने के साथ ओपेक को ओपीईसी के रूप में जाना जाता है। ओपेक प्लस देशों में 13 ओपेक सदस्य देश तथा अजरबैजान। ओपेक प्लस में देखिए इन्होंने कुछ देशों को और शामिल किया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान व सूडान। इन देशों को ओपेक प्लस में शामिल किया गया। ओपेक में तो ऊपर जो देश थे वो थे, अब इसमें देखिए कौन कौन किस किस कॉन्टिनेंट से शामिल हैं। इसी तरह से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ से शामिल हैं। उद्देश्य क्या है इनका, इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों को पेट्रोलियम नीतियों का समन्वयन व एकीकरण करना है तथा उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति, उत्पादकों की स्थिर आय और पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वाले लोगों के लिए पूंजी पर उचित रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। ओपेक और ओपेक प्लस देशों का। ओपेक का आप देख लीजिए कौन कौन सदस्य हैं, ओपेक प्लस में भी आप जोड़ेंगे कि कौन कौन सदस्य हैं, उसके बाद से आपका ये संगठन क्लियर हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। ओपेक क्या है मैंने बता दिया है, ओपेक प्लस क्या है ये भी बता दिया है मैंने। ओके, अगले पर चलें। अब अगर मान लीजिए इस न्यूज़ को अगर हम लोग पढ़ें कि इन्होंने बोला है कि हम उत्पादन में कटौती करेंगे। उत्पादन में कटौती से क्या होता है, पूरी इकोनॉमी दो चीज़ों पर चलती है, एक होती डिमांड, एक होती सप्लाई। सप्लाई अगर ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगा तो किसी भी चीज़ का दाम कम हो जाता है। सोचिए खुद ही कि गन्ने का उत्पादन ज़्यादा हो गया, गन्ना का मांग है ही नहीं, तो बोलेंगे औने पौने दाम पर बिक जाएगा, सारा सस्ता बिक जाएगा। अब मान लीजिए सप्लाई कम है, गन्ना का उत्पादन बहुत ही कम हुआ है और उसकी मांग बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या होगा, गन्ना का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही होता है। ओपेक देशों ने क्या बोला, हम तेल की कटौती कर देंगे, मतलब तेल जो सप्लाई हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें कटौती कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, डिमांड तो उतना ही है अभी भी तेल का, मतलब दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। अब ओपेक का देश अगर तेल का सप्लाई कम कर देंगे तो दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन देशों को बेनिफिट हो जाता है। ये एक मोनोपोली बना कर रखे हुए हैं तेल के उत्पादन में अपना। अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। भारत के हैं अजय बंगा, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, पीटी फैक्ट के रूप में वीवीआई है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था इनका जन्म और ये मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं। मास्टर कार्ड क्या है, मास्टर कार्ड तो पता ही होगा आपको, ये पेमेंट गेटवे है। आपके एटीएम पर लिखा होगा वीज़ा या मास्टर कार्ड, या भारत का भी अब आ गया है, भारत का क्या आ गया है, रुपे कार्ड।
ये सब क्या है, ये पेमेंट गेटवे हैं, पेमेंट गेटवे होते हैं। ओके, तो अजय बंगा जी का नाम ध्यान में रखिएगा। विश्व बैंक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली है। वह इस संस्था का अध्यक्षता करने वाले पहले भारतवंशी होंगे, पहले भारतवंशी हैं। उन्होंने डेविड माल्पस का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे? डेविड माल्पस थे, उनका नाम भी याद रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि अजय बंगा से पहले कौन थे। और उन्होंने फरवरी में अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ने 3 मई को बंगा का चयन किया था। वह इसके 14वें अध्यक्ष होंगे, 14वें अध्यक्ष होंगे, ये भी ध्यान में रखेंगे। बीपीएससी और स्टेट पीसीएस थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करती है, तो वो यहाँ से सवाल पूछ सकती है। ओके, अजय बंगा का नाम ध्यान में रखेंगे। अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ नहीं है, अगला न्यूज़ अपने काम का ये नहीं है। ये मैं बता चुका हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में बैठक हुई थी जहाँ पर हमने आतंकवाद को लेकर आलोचना की थी। देखिए क्या लिखा हो, भारत अमेरिका के साथ अरब देशों के गठजोड़ से बढ़ेगी स्थिरता। भारत, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका में हुआ गठबंधन और उनके शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच विचार विमर्श पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा है। इससे बहुआयामी व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी, जिसका लाभ क्षेत्र और विशेष विश्व के लोगों को होगा। भारत, सऊदी, यूएई और यूएसए, हम लोग एक संगठन के तौर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम संयुक्त रूप से क्या कर सकें, विश्व शांति में अपनी अपनी भागीदारी कर सकें। उसके बाद से क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, सुरक्षा परिषद की उसके बाद क्या लिखा है कि यह बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष लाना नूसी बेह ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये पीटी फैक्ट हो गया आपका, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस समय यूएई के पास है और लाना संयुक्त राष्ट्र में यूएई की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। लाना ने कहा कि विकास की जरूरत महसूस कर रहे राष्ट्रों को भारत और यूएई की तरह साथ आना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ने के रास्ते तलाशने चाहिए। इससे पहले ही I2U2 भी बना है इस क्षेत्र में। भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका का एक ढांचा है। ओके, सुरक्षा परिषद का ढांचा अनैतिक और तत्काल सुधार की जरूरत है, ये भी बोला इन्होंने। अब अगला जो पीटी फैक्ट है आपके लिए वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष होंगे त्रिनिदाद के डेनिस फ्रांसिस। अगले अध्यक्ष कौन होंगे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के जनरल असेंबली की बात हो रही है, यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली की बात हो रही है। डेनिस फ्रांसिस होंगे। ये त्रिनिदाद देश है, वहाँ के हैं ये। और आपको ये बताना है कि त्रिनिदाद की कैपिटल क्या है और किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला क्या है? आधार बेस्ड सिस्टम कैन सॉल्व द डिले इन वेजेज ऑफ मनरेगा वर्कर। गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला है। मनरेगा एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी योजना थी मनरेगा, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, अभी आपको चिंता मत कीजिएगा। मनरेगा ये मान के चलिए कि दुनिया के सबसे पहली कानून थी, पहला ऐसा कानून था जिसमें कानून बनाकर काम का अधिकार दिया गया और बोला गया कि अगर काम का अधिकार दिया गया, काम करने का अधिकार दिया, और बोला गया कि अगर आपको काम नहीं मिलेगा, अगर आपने अप्लाई किया मनरेगा के तहत और आपको काम नहीं मिलेगा, तो हम आपको क्या देंगे? हम आपको भुगतान करेंगे, पैसा बेनिफिट हम देंगे कि भाई आपको जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक के लिए हम आपको कुछ पैसा देंगे। ये दुनिया में इकलौता ऐसा सिस्टम था जिस समय ये बना था मनरेगा। और ये ग्रामीण भारत की इकोनॉमी की रीढ़ बन गई मनरेगा, क्योंकि इसमें अप्लाई करने वाले लोग कौन थे? अनस्किल्ड वर्कर थे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। मज़दूर जो थे, गांव में जो मज़दूर करते थे, उनके लिए रोज़गार का एक पूरा का पूरा समुचित उपाय कर दिया मनरेगा ने। तो मनरेगा से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी, बीपीएससी, हर एग्ज़ाम में, पीटी, मेंस में आपको 2-4 साल में एक आध टकराता हुआ मिलेगा। अब इनको लेकर कुछ चुनौतियां हैं, जैसे इनका पेमेंट को लेकर हमेशा दिक्कत रहता है कि पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। पेमेंट मिलता भी है तो उसमें भी धांधली हो जाती है, एक हाथ से पेमेंट देकर दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है, या तो कम पेमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट ने बोला है कि डीबीटी का हम उपयोग करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र का। आपने काम किया, आप अंगूठा लगा दीजिए, जिससे हमें ये पता चलेगा आधार से कि इस आदमी ने काम किया है, और आपका आधार मेरे पास आ जाएगा। तो आधार से बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होता है, हम आधार सिस्टम का उपयोग करते हुए आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। मनरेगा क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों को अब ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी, देखिए क्या लिखा हो, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा कराने वाला मनरेगा रोजगार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम था। कुछ समय पहले आरजेडी के एक नेता थे, देखिए मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, रघुवंश करके थे, उनकी डेथ जब हुई थी तो उनका सबसे बड़ा दिमाग माना जाता है मनरेगा को लागू करने में। राजद के नेता थे, आरजेडी के थे, सबसे बड़ा दिमाग उनका माना जाता है मनरेगा को लागू करने में। और उनसे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया था एक आप लोगों के एग्जामिनेशन में, तो है ना। तो मनरेगा से मतलब
सबसे अच्छी योजनाओं में से एक थी कांग्रेस के समय की। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक, अकुशल अनस्किल्ड श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता। अगर हम आपको रोजगार नहीं दे पाए, आपने अप्लाई किया, हम आपको रोजगार नहीं दे पाए, तो हम आपको भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। परिवहन भत्ता, 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी गई तो परिवहन का भी हम आपको पैसा देंगे, प्रावधान किया गया है। ध्यातव्य है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिन के रोजगार का प्रावधान है। सामान्य इलाकों में कितना है? 100 दिन के रोजगार का प्रावधान है और सूखाग्रस्त इलाकों में 150 दिन के रोजगार का प्रावधान है। मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से शहरों के श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिले शामिल हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार केंद्र व राज्य सरकारों के पास है। जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए अधिसूचित की गई मनरेगा मजदूरी दरों को प्रतिवर्ष संशोधित करती है। मनरेगा की कुछ विशेषताओं को देख लीजिए। पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क युवाओं को रोजगार कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। प्रावधान के मुताबिक मनरेगा लाभार्थियों की 1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य है, यानी कि महिला सशक्तिकरण में भी ये मदद करता है। साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में खेतीहर मजदूरों के लिए निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार ही किया जाता है। जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती, 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती है। ओके, प्रावधान के अनुसार आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है, आवेदक को रोजगार प्रदान करना गारंटेड है, करना ही होगा। नहीं करोगे, अगर आप उसने अप्लाई किया 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दोगे तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा उस आदमी को। पंचायती राज संस्थानों को मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। किसको उत्तरदायी बनाया गया है? तो पंचायती राज संस्थान को, यानी कि लोकल बॉडीज को भी हम इसके तहत ताकत दे रहे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और क्या काम करते हैं मुख्य रूप से? आपने देखा होगा, नालों का निर्माण करते हैं, तालाब की खुदाई हो, सड़कों का निर्माण हो, नहरों का निर्माण हो, इन सब कामों में इनको लगाया जाता है। ओके, उसके बाद से क्या है? मनरेगा में सभी कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधा जैसे पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा आदि के प्रावधान भी किए गए हैं। काम करेंगे तो उनको ये सब सुविधा आपको देना ही पड़ेगा। मनरेगा के तहत आर्थिक बोझ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाता है। मतलब 100 रुपये का खर्चा हुआ तो 60 रुपया केंद्र सरकार देगी और 40 रुपया राज्य सरकार। इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 क्षेत्रों पर ध्यान व्यय किया जाता है: अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी, आवश्यक सामग्री, प्रशासनिक लागत, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च किया जाता है। ओके, अब इसकी उपलब्धियां क्या हैं? मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है जिससे ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है। आंकड़ों के अनुसार कार्यक्रम के शुरुआती 10 वर्षों में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये रुपए कहाँ गए भाई? ये अनस्किल्ड वर्कर्स के घर में गए हैं ये रुपए। समझ में आ रही है चीज़ें आपको? अनस्किल्ड वर्कर को काम भी मिल गया, देश के विकास में योगदान भी हो गया, नहर भी खुद गए, सड़क भी बन गया, नाले भी खुद गए, है ना। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबों को कम करने, अपने उद्देश्य को पूर्ति करते हुए यकीनन ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इस योजना ने आजीविका व सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण सशक्त साधन के रूप में उभरा है। 2015-16 मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में 56% महिलाओं के लिए था। अगर 100 काम मांगे गए तो पुरुष तो चले आए शहर भागकर मजदूरी करने, तो उसमें 100 में से 56 ग्रामीण महिलाएं थी जिन्होंने काम के लिए अप्लाई किया था। यानी कि महिलाओं को भी रोजगार खूब सारा मिला है। इस आंकड़े का फोटो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका काम में आ जाएगा। अब इससे संबंधित चुनौतियों पर हम लोग बात कर लेते हैं। अपर्याप्त बजट आवंटन हमेशा कम ही कर देती है सरकार। मजदूरी के भुगतान में देरी होती है। खराब मजदूरी दर है, अभी भी बहुत कम है मजदूरी दर। उतना कम में कैसे कोई गुजारा करेगा? भ्रष्टाचार भी खूब होता है। कर्नाटक वगैरह सब में, बहुत सारे राज्यों में घोटाले का भी आया है भाई, कि झूठ मूठ का फर्जी नाम दिखा के और पैसा ऐंठ लेते हैं गवर्नमेंट से। आगे की राह क्या है कि इसको और भी ज़्यादा तकनीक का स्तर पर, तकनीक का मदद लेंगे, ह्यूमन का इंटरेक्शन कम कर देंगे तो क्या होगा? भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और रोजगार वगैरह के लिए थोड़ा सा भत्ता बढ़ाना चाहिए। 60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में क्या होता है यार काम आजकल, एक है ना। ये आप बता सकते हैं, कुछ चुनौतियां गिना सकते हैं, कुछ आपकी इसकी उपलब्धियां भी गिनानी चाहिए। अगली न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। मनरेगा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये करंट का इशू नहीं है, ये
ईस्वी से 2010 से पहले का कोई कानून है तो ये हमेशा चर्चा में रहती है मनरेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा होता है आपके। ओके, अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला क्या है कि भारत के जो मनसुख मांडविया जी हैं, मंत्री जी हैं, इन्होंने बोला है कि G20 देशों को किस में शामिल होना चाहिए, वैक्सीन रिसर्च इनिशिएटिव में शामिल होना चाहिए। जिससे क्या होगा, वैक्सीन को लेकर जो इनइक्वालिटी का एक माहौल बना हुआ है कि गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाता, केवल अमीरों को उपलब्ध हो पाता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को हमें थोड़ा सा कम करने में मदद मिल सकता है। तो इस चीज़ बस इसमें न्यूज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये न्यूज़ बोला है हमने, अब इस पर कुछ फैसला हुआ नहीं है। जिस दिन फैसला हो जाएगा G20 की बैठक के बाद तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगला न्यूज़ क्या है अपने लिए, अगला न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज़ पर्यावरण से जुड़ा हुआ होने के साथ ही क्या है, आपको सोचने समझने के लिए भी मजबूर करेगा कि क्या ये सच है कि नहीं। इंक्रीज्ड रेनफॉल एलोन विल नॉट हेल्प ग्राउंड वाटर रिकवरी। इन्होंने बोला है कि वर्षा ज़्यादा होने से ग्राउंड वाटर का रिकवरी हो जाएगा, ये सोचना गलत है। इन्होंने सामान्य भाषा में यही बोला है कि आपको वो मदद नहीं करेगा। आपको मदद क्या करेगा कि आप वर्षा का पानी अगर नदी में गई, नदी से समुद्र में चली गई, तो उससे आपको ऐसा अगर सोचेंगे आपकी ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज हो रहा है, तो उससे नहीं होगा। इन्होंने कुछ समस्याएं भी गिनाई हैं, उस चीज़ों पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। क्या लिखा है इन्होंने, और एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो दुनिया में दो संकट आती हैं, पहला और दूसरा, दोनों संकट एक दूसरे के विपरीत हैं। बाढ़ भी आती है ज़्यादा और सूखा भी अधिक पड़ती है। और लॉन्ग टर्म में ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, पहले तो दुनिया भर में हर जगह बाढ़ आएगी, फिर अनंत काल के लिए सूखा की संभावना हो जाएगी। जैसे मैं इसका बताता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, देखिए क्या होगा, बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल के ही सदा नीरा नदियाँ बनती हैं। उत्तर भारतीय नदियों की बात करें तो सारी की सारी आपको पता ही है, ग्लेशियर से निकल कर आती है, गंगा यमुना सब। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगा, यानी कि नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ेगा, ऊपर से बरसात भी होगी, तो क्या होगा, बाढ़ क्रिएट होता है, फ्लड का सिचुएशन बनता है। ध्यान रखिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एक जगह तो बाढ़ है, दूसरी जगह पर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का असर कहाँ पर पड़ता है, उन क्षेत्रों में अधिक पड़ता है जो गरीब क्षेत्र होते हैं, या उन क्षेत्रों में जहाँ पर इकोलॉजिकल चीज़ें कम होती हैं। यानी जो सूखाग्रस्त इलाके थे, जहाँ पर वर्षा और ज़्यादा होनी चाहिए थी, वहाँ पर क्या होगा, वर्षा कम हो जाएगी। और जो बाढ़ वाले इलाके हैं वहाँ पर क्या होगा, वर्षा की और भी ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, बाढ़ वाले इलाके और भी ज़्यादा बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे, सूखा वाले इलाके और भी ज़्यादा सूखाग्रस्त हो जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग से दोनों समस्याएं आएंगी, बाढ़ भी होगा, सूखा भी होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा ग्लेशियर पिघल कर बह जाएगा नदियों के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, उत्तर भारत की नदियों के सूखने का खतरा हो जाएगा, और फिर क्या होगा, अनंत काल के लिए सूखे की संभावना बनेगी। इन्होंने बोला है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए सिर्फ वर्षा पर्याप्त नहीं है, आपको अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि 2002 से 2022 यानी कि 20 वर्षों में 95% जो सूखा संबंधी समस्याएं देखी गई उसमें नॉर्थ इंडिया में देखी गई हैं। और एक चीज़ इन्होंने और बोला है कि ग्राउंड वाटर जो होते हैं उसमें समस्याएं और क्या क्या हैं। पहला इन्होंने सिंचाई को लेकर समस्या बताई है। सिंचाई को लेकर समस्या क्या है, नॉर्थ इंडिया जो है और दक्षिण में तमिलनाडु राज्य, इन राज्यों में बहुत ही ज़्यादा सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इनमें जब से हरित क्रांति जैसी चीज़ें आई हैं उसके बाद से क्या हो रही है, धीरे धीरे सिंचाई के लिए जो ग्राउंड वाटर है उसका अत्यधिक दोहन किया गया है। पंजाब में एक एक्ट लागू है, उसको मैं पराली से जोड़ कर बताऊँगा आपको। पंजाब में एक एक्ट लागू है जिसमें है कि 10 जून से पहले आप जो खरीफ की फसल होती है उसको नहीं लगा सकते हैं आप। इससे क्या होता है, खरीफ की फसल देर लगाने से क्या होगा, वो देर से कटते हैं, देर से कटता है तो उसके बाद क्या होता है, खरीफ की फसल को काटने और रबी की फसल को लगाने के लिए किसानों के पास समय बहुत ही कम बचता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पराली को काटने में अपना समय बर्बाद न करके पराली को जला देते हैं। इससे क्या क्रिएट होता है, पर्यावरण का भयानक स्तर पर प्रदूषण होता है। अब आप बोलोगे पंजाब सरकार ने वो एक्ट क्यों पारित किया हुआ है कि 10 जून से पहले हम लोग नहीं बो सकते हैं खरीफ का फसल। तो उन्होंने बोला कि पंजाब सरकार ने इसलिए इसको पारित किया हुआ है क्योंकि ग्राउंड वाटर जो होता है उसका अत्यधिक दोहन होता है। 10 जून तक लगभग में मानसून शुरू हो जाती है और धीरे करके पूरे देश में प्रसार होना शुरू हो जाता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक एक्ट के कारण पराली की समस्या थोड़ी सी घटित होती है ज़्यादा। और वो एक्ट भी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ग्राउंड वाटर को हमें बचाना है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।
नलकूप से अत्यधिक सिंचाई के कारण ग्राउंड वाटर का निष्कर्षण किया जाता है। और सिंचाई में भी कौन सा विधि? बाढ़ सिंचाई जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है खेत, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सिंचाई और कृषि से सवाल पूछे ही जाते हैं। बाढ़ सिंचाई में क्या होता है, खेत है ये, यहाँ पर पंप लगाया, पानी छोड़ दिया, पूरे खेत में भर रहा है पानी, इसको बाढ़ सिंचाई की विधि कहा जाता है। तो हमारे देश में अलग अलग समय पर इजराइल की तकनीक व दुनिया के अलग अलग देशों से तकनीक हम ला रहे हैं। जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई ला रहे हैं, हम ड्रॉप इरिगेशन ला रहे हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप करके हम ला रहे हैं। इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर को रिकवर करने में मदद मिलता है हमें। ओके, एक रिसर्च में इन्होंने क्या बताया है कि इंक्रीज रेनफॉल कैन ओनली हेल्प रिकवर अबाउट 50% ऑफ ग्राउंड वाटर लॉस्ट इन 2 डिकेड। जो 20 सालों में हमने ग्राउंड वाटर हमने बर्बाद किए हैं या हमने जो वेस्ट किए हैं, उसका केवल 50% ही हम रिकवर कर सकते हैं वर्षा के द्वारा। बाकी चीज़ें हमें कैसे रिकवर करना पड़ेगा, सिंचाई को थोड़ा सा समुचित सिंचाई की तकनीक अपनाकर, उसके बाद से ग्राउंड वाटर की बर्बादी को रोककर हम इन चीज़ों के द्वारा क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिकवर कर सकते हैं। और इन्होंने क्या बोला है कि हम गंगा के प्लेन में क्या करते हैं, इस पॉइंट को अगर आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, हम गंगा के प्लेन में हमने क्या किया, हमने बहुत गहराई से जाकर हमने ग्राउंड वाटर का निष्कर्षण कर लिया है, जिसका वर्षा से रिकवर हो पाना मुश्किल लगता है। ये भी इन्होंने चिंता जाहिर की है कि ये कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण क्या है, ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना केवल वर्षा से संभव नहीं हो पाता है। इफ़िशियंट इरिगेशन, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ ऐसे तकनीक अपनानी पड़ेगी सिंचाई को लेकर, जिससे क्या हो कि ग्राउंड वाटर का दोहन कम हो। हमें क्या करना है, हमें सप्लाई बढ़ाना है, और क्या करना है, डिमांड जो होती है उसको कम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, रिकवर आसानी से हो पाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आप इसमें कुछ चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे रिसाइकल, रीयूज, है ना, इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अगले पर चले हम लोग। अगला न्यूज़ जो है ये आपका पीटी फैक्ट से संबंधित है। ये महाशय नहीं, ये तो बेकार आदमी हैं, इनसे संबंधित नहीं। इस वाले न्यूज़ पर हम लोग देखेंगे, एक पेंडुलम लगाया गया है। कहाँ पर, ये काफ़ी दिनों से न्यूज़ में था, लेकिन आज मैंने सोचा कवर करवा ही दिया जाए, क्यों छोड़े इसको। एक पेंडुलम है, वो कहाँ पर लगाया गया, अपने संसद भवन में लगाया गया है। अगर आप पृथ्वी को घूमते हुए देखना चाहेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आप नहीं देख सकते हैं। जब तक कि आप आकाश को गौर से ना देखें, सूर्य चंद्रमा को गौर से ना देखें, तब तक आप पृथ्वी को घूमते हुए नहीं देख सकते हैं। लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है। तो ये पेंडुलम होता है, जिसको मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये पेंडुलम आपको किस में मदद करता है, पृथ्वी कैसे रोटेट कर रही है अभी, उसको अनुभव करने में आपको ये पेंडुलम मदद करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसको क्या कहा जाता है, फौकॉल्ट पेंडुलम कहा जाता है। भारत के नए संसद भवन, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, कि छत में एक फौकॉल्ट पेंडुलम स्थापित किया गया है, जो वैज्ञानिक कलात्मकता का एक उदाहरण है। ठीक है भाई, नया संसद भवन फौकॉल्ट पेंडुलम में वैज्ञानिक जांच और वैज्ञानिक स्वभाव की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान का अनुच्छेद 51A में निहित है कि वैज्ञानिक भावना को हम लोग बढ़ावा देंगे। क्या होता है ये, इसका नाम 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियोन फौकॉल्ट के नाम पर रखा गया है। इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पेंडुलम एक भारी बॉब लगा होता है, जो छत में एक निश्चित बिंदु से लंबे मजबूत तार के अंत में निलंबित होता है, मतलब लटका हुआ होता है। जैसे ही पेंडुलम घूमेगा तो पेंडुलम को और घूमती पृथ्वी के बीच सापेक्ष गति के कारण पेंडुलम समय के साथ धीरे धीरे अपना अभिविन्यास बदलता हुआ प्रतीत होता है। रिलेटिव, उनके बीच में रिलेटिव क्या होता है, मोशन होता है, जिसके कारण जो पेंडुलम है वो अपना जगह बदलता हुआ, घूमता हुआ आपको दिखेगा। इसका वीडियो आप सर्च करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इसका इतिहास बता देता हूँ। फौकॉल्ट ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वर्ष 1851 में पेरिस के पैथियॉन में यह प्रयोग किया था, जहां उन्होंने 67 मीटर तार से 28 किलोग्राम लोहे की गेंद को लटका दिया। यह पृथ्वी घूर्णन का पहला प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण था। प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण यही था। प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि पेंडुलम अपने गति के अक्ष को नहीं बदलता है, लेकिन इसके विपरीत पृथ्वी अपनी गति बदलती है। रिलेटिव मोशन के कारण ही दिखता है। इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे आप लोग। ओके, जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की धुरी के साथ संरेखित किया जाता है तो पेंडुलम की गति ठीक 24 घंटे में अपने मूल तल पर वापस आ जाती है। अन्य अक्षांशों पेंडुलम को झूलते हुए अपने मूल दिशा में लौटने में अधिक समय लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंडुलम पृथ्वी घूर्णन के अक्ष के अनुरूप नहीं है। देखिए, मूल रूप से इसमें सवाल आपसे ये तो बोलेगा नहीं कि इसका वैज्ञानिकता को आप कैसे घूमता है, कैसे काम करता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। पीटी में अगर कुछ फैक्ट पूछे जाएंगे तो इसके कुछ इतिहास मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी क्या काम करता है, कहाँ पर लगाया गया है, ये सब कुछ तो आपको पता चल ही गया है। ओके,
तो आज और कल का मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दिया है आपको। अब अगला वीडियो जो आज का ही होगा उसमें पीटी को लेकर पूरा गाइडेंस रिलेटेड वीडियो होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।